स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है क्लास है वो सामाजिक विज्ञान की आज क्लास। और आज का टॉपिक है वो है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप और इनका जो समय है वो 1572 से है 1597 ईस्वी। महाराणा प्रताप का जो जन्म है वो विक्रम संवत 1597 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीय रविवार, और अगर इसको ईस्वी में बदलते हैं तो कितना हो जाएगा, 57 घटा देंगे इसमें से। विक्रम संवत है 1597 और इसमें से क्या करेंगे, 57 घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे, 540 ईस्वी। 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। और हिंदी में जो देखते हैं तो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, ज्येष्ठ शुक्ल जानते हो, जेठ का जो महीना आता है ज्येष्ठ जिसमें गर्मियों में, और शुक्ल महीने के दो पक्ष होते हैं, एक होता है कृष्ण पक्ष और एक होता है शुक्ल पक्ष। मारवाड़ी में सुनियावला गरगांगनो अंधेरो और चाननो, सुनो ना, अंधेरा जो पक्ष होता है उसको कृष्ण पक्ष होता है और मारवाड़ी में चाननो बोले वो शुक्ल पक्ष कहलावत। इसमें एकदम से अमावस्या तक का जो समय होता है ना वो कृष्ण पक्ष का होता है, और फिर एकदम से पूर्णिमा तक का जो समय होता है वो शुक्ल पक्ष का होता है। तो महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ, ज्येष्ठ तृतीय शुक्ल पक्ष की तृतीय यानी 3, एकम दूजन तृतीय होती है ना, 1 2 3 बोला मरोड़े में तो 30 के दिन, और कौन सी में, शुक्ल पक्ष में। और वह कहाँ जन्म इनका, जो कुंभलगढ़ दुर्ग है राजसमंद में, कुंभलगढ़ जो दुर्ग है वहां कटारगढ़ है, उसके अंदर कटारगढ़ अंदर है। कुंभलगढ़ जो दुर्ग है उसके अंदर एक कटारगढ़ छोटा दुर्ग और है, और कटारगढ़ के अंदर बादल महल है। कुंभलगढ़ और कुंभलगढ़ के अंदर कटारगढ़ और कटारगढ़ के अंदर बादल महल है, वहां महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। महाराणा प्रताप उदय सिंह का ज्येष्ठ पुत्र था, उदय सिंह का बेटा था बड़ा। उसकी माता का नाम जयवंताबाई पाली नरेश अखेराज सोनगरा चौहान की पुत्री थी। जो महाराणा प्रताप की जो माँ थी वो जयवंताबाई थी, और जयवंताबाई जो थी वो पाली का जो राजा था अखेराज सोनगरा उसकी पुत्री थी। महाराणा प्रताप का बचपन कुंभलगढ़ दुर्ग में ही व्यतीत हुआ। कटारगढ़ में इसका जन्म हुआ था, कुंभलगढ़ के में कटारगढ़ है, छोटा गढ़ है जिसको कटारगढ़ के नाम से जानते हैं। तो इस कुंभलगढ़ में ही महाराणा प्रताप का जो जीवन है वो लगभग इसी में बचपन बीता था व्यतीत हुआ। महाराणा प्रताप का विवाह 1557 ईस्वी में अजबदेव पंवार के साथ हुआ। कब हुआ, 1557 में, जिनसे 16 मार्च 1559 ईस्वी में अमर सिंह का जन्म हुआ। महाराणा प्रताप का जो विवाह है वो अजबदेव पंवार के साथ हुआ, और 1559 में 16 मार्च 1559 में उनके पुत्र अमर सिंह का जन्म हुआ। महाराणा प्रताप 32 वर्ष की उम्र के थे तब उनके पिता उदय सिंह की होली के दिन 28 फरवरी 1572 ईस्वी को गोगुंदा में मृत्यु हो गई। गोगुंदा के अंदर महाराणा प्रताप के जो पिता थे उदय सिंह, उस दिन जब उदय सिंह की मृत्यु हुई थी उस दिन होली का दिन था, और 28 फरवरी
72 को गोगुंदा के अंदर इनकी मृत्यु हुई। उदय सिंह का गोगुंदा में ही दाह संस्कार किया गया। गोगुंदा जो है वही उदय सिंह को का अंतिम संस्कार किया गया। यहाँ स्थित महादेव बावड़ी पर 28 फरवरी 1572 ईस्वी को मेवाड़ के सामंतों में प्रजा ने प्रताप सिंह का महाराणा के रूप में राज्य तिलक किया। ये 28 फरवरी 1572 को जिस दिन उदय सिंह की मृत्यु हुई थी, उसी दिन महाराणा प्रताप को राजा घोषित कर दिया था। वहाँ के सामंती ने, वहाँ की जो जनता थी, उस जनता ने, जो सामंती लोग थे, उन सब ने मिलकर के महाराणा प्रताप को 28 फरवरी 1572 को नरेश राजा घोषित कर दिया। वहाँ का मेवाड़ का राज तिलक कर दिया। महाराणा उदय सिंह द्वारा नामित उत्तराधिकारी जगमाल को मेवाड़ के वरिष्ठ सामंतों ने अपदस्थ कर दिया कि महाराणा प्रताप का जो उदय सिंह जो था, उसका दूसरी जो जगमाल बेटा था, उसको वहाँ जो बड़े वरिष्ठ सामंत थे, उन्होंने वहां से उसको हटा दिया था। क्योंकि उदय सिंह की जो पत्नी थी, उसने पहले ये कहा था कि मेरा जो बेटा है जगमाल, उसी को राजा बनाया जाए, तो वहां उसको राजा बना दिया गया था। लेकिन वहां के जो सामंती लोग थे, उन्होंने महाराणा प्रताप को राजा घोषित कर दिया और उसको वहां से हटा दिया। अकबर द्वारा 1527 में अकबर का नागौर में दरबार लगा, जिसमें मेवाड़ के अलावा अधिकतर राजपूतों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। 1570 को अकबर का नागौर के अंदर क्या हुआ, दरबार लगा था। वहां अकबर है वो आया था 1570 में। 1570 में जो नागौर है, वहां अकबर आया और अधिकतर जो राजा थे, उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अकबर ने प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए 4 दल भेजे कि महाराणा प्रताप को भी अकबर ने खूब कोशिश की थी कि वो अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले, लेकिन महाराणा प्रताप जो था, उसने अधीनता स्वीकार नहीं की और 4 दूत भेजे। किसने? अकबर ने इसको समझाने के लिए, महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 दूत भेजे, जिसमें पहली बार जलाल खां 1500 दिसंबर के अंदर भेजा। 1572 में जलाल खां को प्रताप के पास भेजा गया। दूसरा जो है वो मान सिंह को, और तीसरा जो है वो भगवान दास को, और चौथा है वो तेतर में टोडरमल को भेजा। पहला 4 व्यक्तियों को भेजा। पहला था जलाल खां, दूसरा था मान सिंह, और तीसरा था भगवान दास, और चौथा जो था टोडरमल। ये 4 व्यक्तियों को महाराणा प्रताप के पास समझाने के लिए भेजा गया था। जलाल खां को भेजा सबसे पहले तो 1572 में जलाल खां को भेजा समझाने के लिए कि अकबर को समझाया जाए कि वो अकबर की महाराणा प्रताप को समझाया जाए कि अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले, इसलिए इस जलाल खां को भेजा 1572 में। फिर दूसरी बार जब इसको निराश ही लौटना पड़ा वहां से, महाराणा प्रताप ने मना कर दिया अधीनता स्वीकार करने के लिए, तो जलाल खां वापस लौट गया। फिर मान सिंह जो किसका बेटा था, भगवान दास का था, कछवा वंश था, जयपुर बारमल का पुत्र था, पोता बारमल का पुत्र था, जो जयपुर का कछवा वंश जो था, जो जिसने सबसे पहले अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, बारमल ने सबसे पहले अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। तो उसका जो ये भगवान दास का बेटा था मान सिंह, इसको भेजा। उसके बाद में भगवंत दास को भेजा तेतर में, और फिर ये तीनों जो है वो तेतर में ही आए थे।
तीनों खेतर में ही आए समझाने के लिए। इन चारों को ही निराश लौटना पड़ा। तो इसको याद रख सकते हैं आप जमा गोटा, जमा गोटा चारों को याद रख सकते हो। जमा गोटा जैसे जलाल का मैं से मानसी से भगवंत दास और जमा बटा, जमा बटा कर दो वैसे भगवान दास और टोडरमल। तो इन चार को बेजार, चारों को ही निराश होना पड़ा। ये चारों शिष्टमंडल प्रताप को समझाने में असफल रहे तो अकबर ने प्रताप को युद्ध में बंदी बनाने की योजना बनाई। जब इन चारों को बेजार, चारों निराश हो गए, प्रताप ने मना कर दिया, महाराणा प्रताप ने संधि करने के लिए या अधीनता स्वीकार करने के लिए, तो फिर अकबर ने एक नई नीति अपनाई और नई नीति योजना बनाई अजमेर में उसे बंदी बनाने की योजना अजमेर में स्थित किले में बनाई गई, जिसमें आज संग्रहालय स्थित है। अजमेर में आज जो संग्रहालय बना हुआ है वहां महाराणा प्रताप को बंदी बनाने की योजना अकबर ने बनाई तथा अंग्रेजों के समय का शस्त्रागार होने के कारण इसे मैगजीन भी कहते हैं। अंग्रेजों के समय वहां शस्त्र जो थे उन शस्त्रों का संग्रहालय रखा जाता था अंग्रेजों के समय में, इसलिए उसको मैगजीन के नाम से भी जानते हैं। अकबर ने मानसिंह को इस युद्ध का मुख्य सेनापति बनाया तथा मानसिंह का सहयोगी आसफ खां को नियुक्त किया गया। मानसिंह जो अब अकबर ने एक नई नीति अपनाई कि किसी न किसी भाई जब इनको समझाने के लिए भेज दिया, अरे मना कर दिया महाराणा प्रताप ने कि हमें तो अधीनता स्वीकार नहीं करनी है मुझे, तो फिर अकबर ने एक नई योजना बनाई और उस योजना का प्रधान किसको बनाया गया? मानसिंह को इस योजना का प्रधान बनाया गया और आसफ खां जो है इसको क्या बनाया गया? सहयोगी बनाया गया। नियुक्त किया। मानसिंह 3 अप्रैल 1576 ईस्वी को शाही सेना लेकर अजमेर से रवाना हुआ। शाही सेना अकबर की सेना लेकर के वहां से रवाना होता 3 अप्रैल 1576 को। उसने पहला पड़ाव मांडलगढ़ में डाला। सबसे पहला पड़ाव शाही सेना लेकर के जब रवाना होता है तो मांडलगढ़ यहाँ सेना का पहला पड़ाव यानी सेना आकर के यहाँ रुकी। 2 माह तक वहीं पर रहा। मानसिंह 2 महीने तक इस मांडलगढ़ में ही रुका रहा सेना के साथ। उसके बाद वह आगे नाथद्वारा से लगे खमनौर के मोलेला नामक गांव के पास अपना पड़ाव डाला। फिर खमनौर की पहाड़ियां ना राजसमंद में, खमनौर की पहाड़ियां हैं, तो वहां से एक गांव है मोलेला। उस मोलेला गांव में आकर के मोलेला जो गांव है, इस मोलेला गांव में आकर के मानसिंह ने अपनी सेना के साथ पड़ाव डाल दिया, यहाँ करके रुका। उसके बाद वह पड़ाव डाला। उधर उस शाही सेना के आगमन की सूचना महाराणा प्रताप को मिल गई थी। उस समय क्या हुआ था कि महाराणा प्रताप को सूचना मिल गई थी कि अकबर है वो मानसिंह, अकबर की सेना शाही सेना के साथ मानसिंह है वो यहाँ पड़ाव डाले हुए हैं। तो महाराणा प्रताप ने गोगुंदा और कन्नौर की पहाड़ियों के मध्य स्थित हल्दी घाटी नामक पंग घाटी में अपना पड़ाव डाला। महाराणा प्रताप को जब इसकी सूचना मिल गई तो महाराणा प्रताप ने क्या किया, गोगुंदा की पहाड़ियां और कन्नौर की जो पहाड़ियां हैं वहां राजसमंद में उन दोनों पहाड़ियों के बीच में एक तंग घाटी है, सकरी घाटी है, वहां हल्दी घाटी नामक जो स्थान है वहां आकर के पड़ाव डाल दिया अपनी सेना के साथ। इस घाटी में एक बार में एक आदमी ही प्रवेश कर सकता था। जो घाटी थी गोगुंदा और कन्नौर की मध्य की जो रास्ता था, उसी रास्ते में क्या स्थिति थी उस रास्ते की कि उस रास्ते से केवल एक व्यक्ति जा सकता था, एक व्यक्ति ही जा सकता था। इसलिए सैनिकों की कमी होते हुए भी महाराणा प्रताप के लिए मोर्चा बंदी के लिए यह सर्वोत्तम स्थान था कि सैनिकों की संख्या कम थी। किसके पास? महाराणा प्रताप के पास।
सैनिकों की संख्या कम होते हुए भी वहां भाई एक ही व्यक्ति आगे निकल सकता है, तो वो उसके लिए अच्छा मोर्चाबंदी के लिए अच्छा स्थान था। इसलिए महाराणा प्रताप ने वहीं आकर के अपनी सेना का बढ़ावा डाला। मोर्चेबंदी के लिए सर्वोत्तम स्थान वहां जहां प्रताप के पहाड़ों से परिचित सैनिक आसानी से छिपकर आक्रमण कर सकते थे। कि वहां क्योंकि महाराणा प्रताप की जो सेना थी वो उन्हीं पहाड़ियों में रहा करती थी, इसलिए उसे पहाड़ियों के प्रत्येक स्थान को वो जानती थी, तो वहां अच्छी तरह से वो युद्ध कर सकती थी। वही मुगल सैनिक भटक कर मेवाड़ के सैनिकों से टकरा कर या भूख के प्यासे मर कर जीवन गवा सकते थे। और वो इतने भयंकर था जंगल, वहां कमनौर और गोगुंदा की जो पहाड़ियां है वह इतना भयंकर जंगल है कि एक तो वो तंग रास्ता था, एक व्यक्ति निकलता था वहां से, अब सैनिकों की भी कमी हो जाती थी, और जैसे ही वो आगे निकलते तो उस निर्जन वन के अंदर रास्ता भटक जाते सैनिक और भूखे प्यासे इधर उधर होकर के दम तोड़ देते थे, गवा सकते थे। अंत में दोनों सेनाएं 18 जून 1576 ईस्वी को प्रातः काल युद्ध बेरी के साथ आमने सामने हुई। मान सिंह 3 अप्रैल 1576 को वहां से शाही सेना के साथ दिल्ली से रवाना हुआ था, और फिर वो इधर उधर घूमता हुआ पड़ाव डाला। पहले मांडलगढ़ में पड़ाव डाला, उसके बाद में कमनौर के पास मोलेना नामक जो गांव है वहां उसने पड़ाव डाला। और इसकी सूचना महाराणा प्रताप को जब मिली तो महाराणा प्रताप ने भी क्या किया कि अपनी सेना को लेकर के वो भी गोगुंदा और कमनौर की पहाड़ियों के बीच में तंग जो घाटी थी वहां आकर के अपनी सेना को इकट्ठा कर लिया, और जैसे ही वहां से मुगल सेना निकलती तो वो रास्ता भटक जाते या भूख प्यास से मर जाते, या उस निर्जन वन में वो इधर उधर भटकने के कारण दम तोड़ देते थे। अब फिर इधर उधर भटकते भटकते 18 जून 1576 को 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप और मानसिंह दोनों आमने सामने हो गए। एक साइड में महाराणा प्रताप की सेना थी और दूसरी साइड में अकबर की सेना थी, दोनों आमने सामने हो गए। राजपूतों ने मुगलों पर पहला बार इतना आक्रमण किया कि मुगल सैनिक चारों ओर जान बचाकर भागे। पहला जो आक्रमण हुआ था हल्दी घाटी के युद्ध में वो भयंकर आक्रमण था, जिसे मुगल सेना जो थी वो घबरा गई थी और घबरा करके इधर उधर भागने लगी। इस प्रथम चरण के युद्ध में हकीम खां सूर का नेतृत्व सफल रहा। हकीम का सूर कौन था? इधर महाराणा प्रताप का सेनापति था, जिसने हल्दी घाटी में इधर हकीम खां और उधर मानसिंह सफल रहा। मुगल इतिहासकार बदायूनी जो कि मुगल सेना के साथ था वह स्वयं भी इस युद्ध से भाग खड़ा हुआ। बदायूनी जो था वो भी उस समय मुगल सेना के साथ था, और ये आक्रमण इतना भयंकर था, हकीम खां सूरी ने इतना भयंकर आक्रमण किया था मुगल सेना के ऊपर कि उस समय सब लोग जो थे, जो सेना थी मुगल सेना, वो जान बचा करके भागने लगी थी, और साथ ही ये इतिहासकार बदायूनी जो था वो भी साथ था, वो भी जान बचा करके भाग गया था। एक बार मुगलों की वह स्वयं भी उस युद्ध से भाग खड़ा हुआ। मुगलों की आरक्षित फौज के प्रभारी महत्तर खान ने यह झूठी अफवाह फैला दी कि बादशाह अकबर स्वयं शाही सेना लेकर आ रहे हैं। मुगलों के आरक्षित फौज के प्रभारी महत्तर खान जो था वो मुगल सेना का था, फौजदारी सैनिक का ये, और इसने एक झूठी अफवाह फैलाई महत्तर खान ने। और क्या फैलाई? क्योंकि मुगल सेना जो थी इतना बड़ा भयंकर आक्रमण था महाराणा प्रताप की ओर से कि मुगल सेना में भोगला गई थी और डर के मारे जान बचाकर भागने लगी थी। उसी समय इस महत्तर खान ने क्या किया? झूठी अफवाह फैला दी कि अकबर जो है खुद बादशाह अकबर है, खुद सेना लेकर के आ रहा है आपकी सहायता करने के लिए। फैला दी कि बादशाह अकबर स्वयं शाही सेना लेकर आ रहे हैं। अकबर के सहयोग की बात सुनकर मुगल सेना की हिम्मत बंधी और वह पुनः युद्ध के लिए तत्पर होकर आगे बढ़ी। कि जब अकबर का नाम सुना मुगल सेना ने जब अकबर का नाम सुना तो उनमें मुगल सेना के अंदर वापस हिम्मत आई अकबर का नाम सुन करके, और वापस वो युद्ध करने के लिए तत्पर
हो गई आगे। दोबारा मुगल सेना है वो युद्ध करने के लिए आगे बढ़ी। राजपूत भी पहले मोर्चे में सफल होने के बाद बनास नदी के किनारे वाले मैदान में, जिसे रक्त ताल कहते हैं, में आ जमे। कि जैसे ही पहला जो युद्ध हुआ था, उस पहले युद्ध के अंदर सफलता मिल गई थी महाराणा प्रताप के सैनिकों को। तो महाराणा प्रताप के सैनिक जो क्या किया उसने, वो सब आकर के एक मैदान था बनास नदी है वो वहां से निकलती है उधर से उधर की पहाड़ी से। तो वहां उस बनास नदी का जो मैदान था जिसको रक्त ताल के नाम से जानते हैं, उस मैदान में आकर के सारी सेना एक जगह हो गई। और ये महाराणा प्रताप के सैनिकों की सबसे बड़ी भूल थी। आकर के मैं आज मैं इस युद्ध में राणा की ओर से पूर्णा व राम प्रसाद हाथी और मुगलों की ओर से गजमुक्ता व गजराज के मध्य युद्ध हुआ। ये इस युद्ध में राणा की ओर से तो पूर्णा व राम प्रसाद हाथी थे, नाम थे हाथियों के, ये राम प्रसाद और पूर्णा ये हाथियों के नाम थे। और मुगलों की ओर से गजमुक्ता और गजराज इन हाथियों के बीच में युद्ध हुआ। राम प्रसाद हाथी के महावत के मारे जाने के कारण राम प्रसाद हाथी मुगलों के हाथ लग गया। ये जो राम प्रसाद हाथी जो था वो बड़ा शानदार हाथी था महाराणा प्रताप का, जिससे अब जब इन दोनों हाथियों के बीच में युद्ध हो रहा था, तो महाराणा प्रताप का हाथी तो एक था राम प्रसाद हाथी था, एक तो कौन सा था, राम प्रसाद हाथी था, और दूसरा कौन सा था, एक था पूर्णा, दूसरा था पूर्णा। ये दो हाथी तो थे महाराणा प्रताप के। और अकबर की ओर से कौन से थे, गजराज और गजमुक्त। ये किसके नाम है, हाथियों के नाम है, राम प्रसाद हाथी और पूर्णा हाथी। और इधर गजराज और गजमुक्त ये किसके नाम है, हाथियों के नाम है। अब जब ये राम प्रसाद हाथी जो था युद्ध कर रहा था, राम प्रसाद हाथी वो हाथी थोड़ी ऐसे, वहां जो महारथी जो थे हाथियों को चलाने वाले। अब राम प्रसाद जो हाथी था उसका महारथी मर गया और ये राम प्रसाद हाथी जो है वो अकबरी मुगल सेना के हाथ लग गया, मुगल सेना के हाथों में आ गया ये। और राम प्रसाद हाथी अकबर के लिए बड़े महत्व का था, जिसका नाम अकबर ने पीर प्रसाद कर दिया था। अकबर के हाथ में ये लग गया और अकबर ने इसका नाम क्या कर दिया, पीर प्रसाद। अकबर के लिए ये बड़ा महत्व का हाथी था, अब इसका नाम बदल करके पीर प्रसाद हाथी नाम रख दिया। नाम पीर प्रसाद रख दिया। महाराणा प्रताप की नजर मुगल सेना के सेनापति मानसिंह पर पड़ी। महाराणा प्रताप की नजर जो है मुगल सेना का जो प्रधान था ना मानसिंह जो है, इस मानसिंह के ऊपर नजर पड़ी, किसकी, महाराणा प्रताप की। स्वामी भक्त घोड़े चेतक ने स्वामी का संकेत समझकर अपने कदम उस ओर बढ़ाए जिधर मुगल सेनापति मानसिंह मर्दाना नामक हाथी पर बैठा था। मानसिंह उस समय कौन से हाथी पर बैठा था, मर्दाना हाथी। और महाराणा प्रताप जो था वो चेतक पर बैठा था। चेतक जो कहा जाता है कि महाराणा प्रताप का जो घोड़ा चेतक था वो बड़ा समझदार था, हर एक संकेत को महाराणा प्रताप के हर एक संकेत को समझा करता था। तो महाराणा प्रताप के संकेत को समझ करके चेतक ने क्या किया कि उस मानसिंह की ओर अपने कदम बढ़ाए। चेतक ने अपने पैर हाथी के सिर पर टिका दिए। हाथी ने क्या किया, चेतक ने इस मर्दाना हाथी के ऊपर अपने पैर रख दिए। चेतक ने पैर हाथी के सिर पर टिका दिए। महाराणा प्रताप ने अपने भाले का भरपूर प्रहार मानसिंह पर किया, परंतु मानसिंह पौधे में छिप गया और उसके पीछे बैठा अंगरक्षक मारा गया। वह पौधे की छतरी का एक खंभा टूट गया। इसी समय हाथी की सूंड में बंधे हुए जहरीले
खंजर से चेतक की टांग कट गई। क्या हुआ कि इधर चेतक जो था, महाराणा प्रताप की नजर जब राम प्रसाद हाथी मर गया था और उसके बाद में अकबर ने इसको अपने अधीन में ले लिया, नाम इसका राम प्रसाद पी रखा। अब चेतक बात समझ गया अपने स्वामी की, किसकी, महाराणा प्रताप की, और चेतक ने क्या किया, उसे संकेत को समझते हुए उस घोड़ा की जो टांग थी ना चेतक की, वो उसे सिर के ऊपर रख दी, किसके, मर्दाना हाथी के ऊपर। अब मर्दाना जो हाथी था उसके वहां दांत जो होते हैं वहां एक जहरीले खंजर लगे हुए थे रक्षा करने के लिए। भाई हाथियों की रक्षा करने के लिए भी युद्ध में कुछ न कुछ व्यवस्था की जाती है, तो वहां जहरीले खंजर लगे हुए थे और वो जहरीले खंजर चेतक की टांग में घुस गया और जिसे टांग कट गई। उधर जैसे ही उसने चेतक ने इसके हाथी के सिर के ऊपर पैर रखा था तो महाराणा प्रताप जो था उसने क्या किया कि मान सिंह के ऊपर प्रहार किया भाले से, और वो जो हाथी होते हैं हाथी के ऊपर ऐसे लगे हुए होते हैं होदे, उस होदे के अंदर वो छिप गया। वो बड़े गहरे हुआ करते हैं तो उसके अंदर छिप गया। अब जो अंग रख सकता है उसी भाले से वो मर गया। अब जब चेतक की टांग टूट गई उसी के पीछे भाग रहा था महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप की नजर उसी समय मुगलों की शाही सेना ने प्रताप को चारों ओर से घेर लिया। बड़ी सादड़ी का झाला मन्ना सेना को चीरते हुए राणा के पास पहुंचा और महाराणा से निवेदन किया कि आप राज चिन्ह उतार कर मुझे दे दीजिए और आप इस समय युद्ध के मैदान से चले जाइए, इसी में मेवाड़ की भलाई है। चेतक के घायल होने की स्थिति को देखकर राणा ने वैसा ही किया। राज चिन्ह के बदलते ही सैकड़ों तलवारें झाला मन्ना पर टूट पड़ी। झाला मन्ना इन प्रहारों का भरपूर सामना करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। जब चेतक की टांग टूट गई तो ये स्थिति देख करके मुगल सेना ने क्या किया, महाराणा प्रताप को चारों ओर से घेर लिया। अब महाराणा प्रताप को घेरते हुए देखा तो वहां झाला मन्ना नाम का एक सेनापति बड़ा सैनिक था। उसने क्या किया, जैसे ही महाराणा प्रताप को गिरा हुआ देखा तो सेना को चीरते हुए महाराणा प्रताप के पास आया और आकर के बोला कि महाराज आप ऐसा करो, ये जो राज चिन्ह है ना मुकुट या आपका, महाराणा प्रताप को कहा कि भाई आपका जो मुकुट है वो तो मेरे को दो और आप इसे यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से फरार हो जाओ। तो चेतक को घायल होते देख करके महाराणा प्रताप ने वैसा ही किया और जैसे ही महाराणा प्रताप का मुकुट झाला मन्ना के सिर पर गया और चारों ओर से सेना ने प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। बड़ी वीरता के साथ झाला मन्ना ने युद्ध किया, लेकिन युद्ध करते करते वीर गति को प्राप्त हो गया। महाराणा प्रताप का स्वामी भक्त घोड़ा चेतक बलीचा गांव में स्थित एक छोटा नाला पार करते हुए परलोक सिधार गया। कि युद्ध करते हुए उसने क्या किया, परलोक सिधार गया, यानी मर गया। वो जो बलीचा नाम का गांव था वहां एक छोटा नाला पड़ता है, वहां पर उसको पार करते हुए चेतक मर गया। इसी जगह बलीचा गांव में चेतक की छतरी बनी हुई है। आज भी बलीचा जो गांव है वहां चेतक की छतरी बनी हुई है। महाराणा प्रताप जो कभी भी किसी परिस्थिति में नहीं रोए, परंतु चेतक की मृत्यु पर उनकी आंखों में आंसू निकल पड़े। उसी समय वो नाला घोड़ा असवार शब्द राणा ने सुने। प्रताप ने सिर उठाकर देखा तो सामने उसके भाई शक्ति सिंह को पाया। शक्ति सिंह ने अपनी करनी पर लज्जित होकर बड़े भाई के चरण पकड़ कर क्षमा याचना की। महाराणा प्रताप ने उन्हें गले लगाया और क्षमा कर दिया। इसकी जानकारी हमें अमर काव्य वंशावली ग्रंथ व राज प्रशस्ति से मिलती है, जिसकी रचना संस्कृत भाषा में रणछोड़ भट्ट नामक विद्वान ने की है। कि रणछोड़ भट्ट ने एक ये रचना लिखी थी संस्कृत में, जिसमें वंशावली ग्रंथ और राज प्रशस्ति है नाम से है। उसके अंदर ये मिलता है कि उसका जो महाराणा प्रताप का भाई जो था शक्ति सिंह है, वो उस समय महाराणा प्रताप से विद्रोह कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसको उसके बाद में उस नाले से चेतक पार हो रहा था तो पार होते समय जब चेतक मर गया उसी समय वहां देखता है तो शक्ति सिंह भी खड़ा रहता है और वो क्षमा याचना करता है। और ये सारी जानकारी जो है रणछोड़ नामक भट्ट जो वैज्ञानिक विद्वान है उसके द्वारा लिखी हुआ जो वंशावली है ग्रंथ है और राज प्रशस्ति है उसमें मिलती है। कहते हैं कि महाराणा प्रताप कभी नहीं रोया, इतना वीर और इतना शक्तिशाली था महाराणा प्रताप, लेकिन जब चेतक की मृत्यु हुई थी उस समय महाराणा प्रताप की आंखों में से भी आंसू निकले थे।
कुछ इतिहासकारों ने इसे परिमाणविहीन अथवा अनिर्मित युद्ध की संज्ञा दी है। कुछ विद्वान तो ये कहते हैं कि इस प्रकार का युद्ध हुआ ही नहीं था, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता कि कहीं इस प्रकार का युद्ध हल्दी घाटी में कभी हुआ था। परिणाम की समीक्षा हेतु निम्नलिखित आधार विवेचनीय है। अब की ये हल्दी घाटी का युद्ध सही है या गलत है, इसकी विवेचना यहाँ दी है। उद्देश्य, अकबर का उद्देश्य महाराणा प्रताप को जीवित पकड़कर मुगल दरबार में खड़ा करना अथवा मार देना या फिर उसका संपूर्ण राज्य अपने साम्राज्य में मिला देना था, लेकिन अकबर इन उद्देश्यों में विफल। अकबर का उद्देश्य क्या कि उसको जीवित पकड़ा जाए, महाराणा प्रताप को जीवित पकड़ा जाए या फिर मरा हुआ पकड़ा जाए, या फिर उसका जो संपूर्ण साम्राज्य है वो मुगल साम्राज्य में मिला लिया जाए, या फिर उसको अकबर की अधीनता स्वीकार करवाई जाए। यही उसका उद्देश्य था और इन सभी उद्देश्यों में महाराणा प्रताप विफल रहा। अकबर जो है विफल हो गया, उसको सफलता उसमें नहीं मिली, क्योंकि अकबर की इच्छा थी कि वो उसको पकड़ करके जीवित पकड़ाए, लेकिन महाराणा प्रताप ने कभी ऐसा होने नहीं दिया। मुगल सेना की विजय प्रमाणित नहीं होती है, क्योंकि अकबर की मान सिंह पर आसफ खां के प्रति नाराजगी, जिसमें उनकी ड्यूटी बंद कर दी गई, मुगल सेना का मेवाड़ में भयग्रस्त होकर समय निकालना एवं मेवाड़ की सेना का पीछा न करना, ऐसे परिदृश्य है जो हल्दी घाटी युद्ध का परिणाम प्रताप के पक्ष में लाकर खड़ा कर देता है। कहते हैं कि महाराणा प्रताप का पीछा नहीं किया गया, मुगल सेना ने मेवाड़ में हमेशा वो भयग्रस्त रहा, मुगल सेना हमेशा डरती रही, तो कभी भी महाराणा प्रताप का पीछा नहीं किया। इन सब कारणों को देखते हुए कि अकबर की भी विजय हल्दी घाटी के युद्ध में नहीं हुई, और ये भी कहा जाता है कि कभी युद्ध ऐसा हुआ था, ऐसा प्रमाणित नहीं मिलता है। मुगल सेना की विजय प्रमाणित नहीं होती है। फरवरी 1577 में स्वयं अकबर और अक्टूबर 1577 से लेकर नवंबर 1579 ईस्वी तक शाहबाज खान का 3 बार लगातार मेवाड़ अभियान करना अकबर का अपने उद्देश्य पूरा करने के प्रयास थे। कि फरवरी 1577 में स्वयं अकबर और 77 से लेकर के 1577 में तो कहते हैं कि महाराणा प्रताप अकबर है तो स्वयं आया था महाराणा प्रताप के पास, और फिर 1577 से लेकर के 1579 तक है वो शाहबाज खां है, वो कई बार आया, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली। उद्देश्य क्या था? वही महाराणा प्रताप को पकड़ना, जीवित पकड़ना या फिर मार करके पकड़ना, और दोनों उद्देश्य में वो सफल नहीं रहा। एक उद्देश्य महाराणा प्रताप अकबर का ये था कि वो अधीनता स्वीकार करवा ले, लेकिन जब वो पकड़ ही नहीं सके तो अधीनता कैसे स्वीकार करवाते, इसलिए अकबर वो अपने उद्देश्य में विफल रहा। वे भी असफल रहे। महाराणा प्रताप कोल्यारी गांव कमलनाथ पर्वत के निकट आवरगढ़ में अपनी अस्थायी राजधानी स्थापित करना एक विजेता का गुण सिद्ध करना है। उधर महाराणा प्रताप ने क्या किया? कोल्यारी गांव कमलनाथ पर्वत है, वहाँ कोल्यारी गांव है, वहाँ उसने आवरगढ़ में अपनी एक नई राजधानी स्थापित कर ली, जो एक विजय का प्रतीक है। 1580 में अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना को प्रताप के विरुद्ध युद्ध करने भेजा। अब्दुल रहीम खान खाना को 1580 में युद्ध करने के लिए भेजा, जो आज रहीम जी के दोहे पढ़ते हैं ना अपने, वही अब्दुल रहीम खान खाना, उनको युद्ध करने के लिए 1580 में भेजा। अब्दुल रहीम खान खाना के साथ उसका परिवार भी आया, जिसे उसने शेरपुर में छोड़ा। अब्दुल रहीम खान खाना का पूरा परिवार साथ में आया था, पत्नी बच्चे सब, तो उनको तो शेरपुर में छोड़ दिया। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने मौका पाकर शेरपुर पर आक्रमण कर अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार को बंदी बना लिया। महाराणा प्रताप इससे नाराज हुए और उन्होंने अमर सिंह को अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार को सम्मानपूर्वक वापस छोड़कर आने को कहा। कुंभलगढ़ से 50 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में मेवाड़ में वाड़ा का सीमावर्ती क्षेत्र था, यहाँ मुगलों का मुख्य थाना था। प्रताप ने अमर सिंह के साथ इस पर दवा बोल दिया और दिवे की संपूर्ण घाटी पर प्रताप का अधिकार हो गया। जब रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना है, वो 1580 में युद्ध करने के लिए अकबर ने जब महाराणा प्रताप के पास भेजा, तो उसने क्या किया? उसकी फैमिली जो थी, परिवार जो था, वो भी शायद तो शेरपुरा जो है, शेरपुर के अंदर
अपनी फैमिली को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया और युद्ध करने के लिए आगे निकल गया। उधर महाराणा प्रताप का बेटा था अमर सिंह। महाराणा प्रताप का बेटा कौन था? अमर सिंह। इस अमर सिंह ने क्या किया, इस शेरपुर के ऊपर आक्रमण कर दिया और अब्दुल रहीम खान खाने के पूरे परिवार को बंदी बना लिया। जब इस बात का पता महाराणा प्रताप को लगा तो महाराणा प्रताप ने अमर सिंह को कहा कि वापस सम्मान पूर्वक अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार को छोड़ा जाए। इससे पता चलता है कि महाराणा प्रताप जो थे वो स्त्रियों का सम्मान किया करते थे, महिलाओं का मान सम्मान रखा करते थे। उधर अमर सिंह और महाराणा प्रताप ने, ये मुगलों का एक स्थान है, वहाँ 50 किलोमीटर दूर मेवाड़ मेरवाड़ा का चुनाव क्षेत्र था, तो वहाँ मुगलों का एक थाना क्षेत्र पड़ता था। उसके ऊपर महाराणा प्रताप ने और अमर सिंह ने हमला कर दिया। दिवेर की संपूर्ण घाटियों पर प्रताप का अधिकार हो गया। मुगल सम्राट अकबर ने 5 दिसंबर 1584 ईस्वी को आमेर के बारमल के छोटे पुत्र जगन्नाथ कछवाहा के प्रताप के विरुद्ध भेजा। फिर 5 दिसंबर 1584 को ये बारमल का जो छोटा पुत्र था जगन्नाथ कछवाहा, उसको युद्ध प्रताप के पास भेजा युद्ध करने के लिए। जगन्नाथ कछवाहा को भी सफलता नहीं मिली, अपितु उसकी मांडलगढ़ में मृत्यु हो गई। जगन्नाथ जो कछवाहा था उसको भी सफलता नहीं मिली और मांडलगढ़ में उसकी जगन्नाथ की मृत्यु हो गई। जहां पर महाराणा प्रताप ने बदला लेने के लिए आमेर के क्षेत्र पर आक्रमण कर मालपुरा को लूटा, वह झालरा तालाब के निकट शिव मंदिर नीलकंठ महादेव का निर्माण करवाया। फिर जहां पर महाराणा प्रताप ने बदला लेने के लिए आमेर का जो क्षेत्र था उस पर आक्रमण कर दिया और मालपुरा को लूट लिया और झालरा तालाब के निकट एक मंदिर नीलकंठ का आज भी बना हुआ है, तो नीलकंठ का जो मंदिर है उसका निर्माण महाराणा प्रताप ने करवाया। इस विजय के पश्चात महाराणा प्रताप ने 1585 के लगभग मेवाड़ के पश्चिमी दक्षिणी भाग जो कि छप्पन के नाम से प्रसिद्ध था, मेवाड़ के जो पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र है ना, गोगुंदा और उधर की पहाड़ियां, जो उन पहाड़ियों के पास छप्पन के नाम से प्रसिद्ध था, के लूणा चावंडियों को पराजित कर चावंड को अपनी आपातकालीन राजधानी बनाया। वहां लूणा चावंडिया जो था उसको भी हरा दिया और हरा करके वहां चावंड में अपनी राजधानी बना लिया। चावंड 1585 से लगभग 18 वर्षों तक मेवाड़ की राजधानी रही। यहीं पर महाराणा प्रताप ने चामुंडा माता का मंदिर बनवाया। जो चामुंडा माता का मंदिर है ना आज भी, वो महाराणा प्रताप द्वारा बनाया हुआ है। 1597 में धनुष की प्रतिष्ठा चढ़ाते हुए महाराणा प्रताप की चोट लगी, जिसके कारण 19 जनवरी 1597 ईस्वी को उसकी चावंड में मृत्यु हो गई। धनुष के ऊपर क्या चढ़ा रहा था? प्रत्यंचा। धनुष के ऊपर क्या चढ़ा रहा था? प्रत्यंचा चढ़ा रहा था। तो प्रत्यंचा चढ़ाते समय वो उसके लगी महाराणा प्रताप के, और वहीं चावंड में उसकी महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। चावंड से 11 मील दूर बांडोली गांव के निकट